दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और अब पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी में कुछ और आगे। काफी कमजोर लोग हैं, काफी कमजोर। यूथ ने अपने प्राइवेट रूम की छोटी सी रेलिंग पर पैर रखा और उसने अपना सिर हिलाकर कहा। वो नीचे सीढ़ियों पर पड़े शरीर को देख रहा था। उन सब के खुले सर का सीन काफी भयानक था। ऑक्शनियर, जो कि स्टेज पर सीधा खड़ा था, उसके अचानक से पैर में सारी ताकत खत्म हो गई और वो नीचे जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो ऊपर क्रूर यूथ को देख रहा था। यूथ काफी गुड लुकिंग था, मगर वो शैतान से बिल्कुल अलग नहीं था। उसने क्राउड को वहां से जाते हुए देखा और वो जगह शांत हो गई। अट्रैक्टिव लग रहे यूथ ने निंदा से बनावटी हंसी हंसी और अचानक से उसकी नजरें उसके अपोजिट वाले प्राइवेट रूम पर पड़ी और फिर उसकी नजर देविका पर पड़ी। यूथ के अट्रैक्टिव चेहरे पर अब भी खून था। जब उसकी नजरें देविका से मिली तो वो एकदम से जम गया। उसकी साफ और ठंडी आंखों में उसको डर नहीं दिख रहा था, ना ही उसमें कोई पैनिक था। बस उसमें शांति और ठंडक थी। उस यूथ के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने चुपके से मन में कहा, मुझे और घूरो और मैं तुम्हें मार दूंगा। देविका ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया। यूथ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको ये इंटरेस्टिंग लग रहा था और उसने अपने शरीर को आगे झुकाया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनकी तरफ आने वाला था। तनुष और बाकी सब एकदम से देविका के आगे खड़े हो गए। उस अट्रैक्टिव यूथ से जो मर्डरस ऑरा निकल रहा था, उससे सब साथी सावधान हो गए थे। उस अट्रैक्टिव यूथ की आंखों में इंटरेस्ट अचानक से बढ़ गया था और वो उनकी तरफ बढ़ने वाला था। तभी बाकी के 3 लोग जो प्राइवेट रूम में चुपचाप बिना कोई शब्द कहे बैठे थे, वो अचानक से खड़े हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस अट्रैक्टिव यूथ को कंधे से रोक दिया, जो कि उत्सुकता से भरा हुआ था। लड़के ने कोल्डली कहा, वरुण, बस बहुत हुआ। अट्रैक्टिव यूथ के चेहरे की मुस्कान इम्पेशंस के एक्सप्रेशंस में बदल गई और वो एक पल के लिए शांत रहा और फिर उसने कदम पीछे कर लिया। मगर उसकी आंखों ने देविका को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था और उसने एक बार फिर से मन में कहा, तुम्हारी सुंदर आंखें हैं, मेरा इनको निकालने का मन कर रहा है। तनुष और उसके साथी जो कि उनके बीच में खड़े थे, वो उस अट्रैक्टिव यूथ के चेहरे पर होठों को पढ़ सकते थे, जो कि जानलेवा गुस्से से भरा हुआ था। फिर भी यूथ तनुष और बाकी सब में पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं था। उसने मुड़कर हेल्पलेस ऑक्शनियर को डर से स्टेज पर बैठे देखा और उसने कहा, हे, सामान अभी के अभी ऊपर भेजो। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने सोने के सिक्कों की पोटली को नीचे फेंक दिया। वो जमीन पर पड़े लाल खून से भीग गए थे। डर से भरे ऑक्शनियर ने एक पल के लिए भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से नौकर को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो हाइबरनेशन दवाइयों को ऊपर यूथ को दे आए। हाइबरनेशन दवाई लेने के बाद यूथ धीरे से चलकर बाकी 3 लोगों के पास गया और वो ऑक्शन हाउस से जाने के लिए आगे बढ़े। बाहर जाने से पहले वो मुड़ा और उसने देविका को एक बार फिर से दुर्भावना से भरी नजरों से देखा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ये है कौन? उस यूथ के जाने के बाद तनुष ने पूछा। अगर देविका ने चुपके से उनको कुछ भी कदम ना उठाने का सिग्नल नहीं दिया होता तो वो सब वहां पर जाकर उस असहनीय और निंदा से भरे लड़के को नष्ट कर देते। आरुष ने अपने माथे पर सलवट के साथ कहा, ये मध्यम वर्ग से है। क्या? तनुष को विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। आरुष की आंखें छोटी हो रही थी और वो अपने ख्यालों में गहराई में खोया हुआ था। क्या तुम लोगों ने पहले ये नोटिस नहीं किया, जब यूथ हमारी तरफ बढ़ने ही वाला था उसमें नीली शक्ति चमक रही थी? मुझे निम्न वर्ग में कोई ऐसा याद नहीं है जो इतनी कम उम्र में नीली शक्ति हासिल कर पाया हो। आरुष के रिमाइंडर से अचानक से उन सबको छोटी सी डिटेल का एहसास हो गया था जो उन्होंने पहले नजरअंदाज कर दी थी। मध्यम वर्ग के लोग वो यहाँ पर क्यों आए थे? आदित्य की आईब्रोज आपस में मिल गई थी। मध्यम वर्ग के सारे लोग क्या नीली शक्ति वाले होते हैं? देविका ने अचानक से पूछा। उसने पहले उस यूथ के बारे में कुछ अजीब नोटिस कर लिया था और उसको उसके लिए वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा तनुष और बाकी सबसे होता था। मगर देविका को थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे यूथ तनुष और बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पीछे वो 3 लोग उस यूथ से कमजोर नहीं थे। अचानक से 4 शक्तिशाली लोगों के आने से वो थोड़ा और सावधान होने की प्रैक्टिस कर रही थी और वो उनके साथ डील करने में ज्यादा सावधान होना चाहती थी। वो लोग मध्यम वर्ग से इस छोटे से मैथई में क्यों आए थे?
तुम उनको नीली शक्ति वाले नहीं कह सकते हो, आदित्य ने एक्सप्लेन किया। उसके माथे पर सलवटें थी। बस ये है कि मध्यम वर्ग के लोगों के पास एक अनोखा तरीका होता है जिससे वो अपनी पावर बढ़ाकर नीली शक्ति तक पहुंच जाते हैं, मगर उस तरीके से ज्यादा देर तक पावर को मेंटेन नहीं रख सकते। जब हमारी शक्ति बढ़ेगी और डेवलप होगी तो हमें मिलने वाला समय भी बढ़ेगा और धीरे धीरे असली नीली शक्ति मिल जाएगी। मध्यम वर्ग निम्न वर्ग से ज्यादा शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उनकी आत्मिक शक्ति के जागने के बाद वो ऑलरेडी नीली शक्ति हासिल कर सकते थे। मध्यम वर्ग से 4 लोगों के अचानक से आने और रहस्यमय तरह से गायब होने से आदित्य और बाकी साथी काफी सावधान हो गए थे। पिछली बार बादलों के वर्ग में उनका 2 से सामना हुआ था और अगर रणबीर खुद की जान सेक्रीफाइस ना करता तो उन्होंने अपनी जान खो ही दी थी। इस बार वो 4 थे। भले उनको नहीं पता था कि वो 12 जगहों में से किसी में से थे या नहीं, मगर वो बस इतना जानते थे कि वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते थे। दुष्यंत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑक्शन, जो कि शुरू में पहले कभी नहीं देखे गए जोश से भरी हुई थी, वो अचानक से इस तरह से खत्म होगी। ऑक्शन कंटिन्यू नहीं हुई और वो बीच में ही रुक गई। दुष्यंत का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने जल्दी से लोगों को सफाई करने और शरीर को हटाने के लिए भेजा। जब देविका और उसके साथी जा रहे थे, दुष्यंत ने उनको सुरक्षा दी और वो जानबूझकर छोटे साहस का प्रदर्शन कर रहा था। अगर उसके दिल की निराशा को समझना मुश्किल नहीं था, जो कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे खून से भरे हादसे के बाद वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इस बार मैथई ऑक्शन हाउस की इस बार की ऑक्शन सक्सेसफुल थी या फिर फ्लॉप। मगर उस ऑक्शन के बाद ऐसा लग रहा था जैसे यूथ और उसके साथ और 3 लोग अचानक से गायब हो गए थे और उसके बाद वो फिर कभी नहीं आए। उस रात आदित्य ने एक बार फिर से अपना भेष बदला और वो मैथई ऑक्शन हाउस गया। उसको सिर्फ दवाइयों के ही सक्सेसफुल ऑक्शन के सोने के सिक्के मिले थे और यूथ के इंटरप्शन पर, जिससे ऑक्शन अचानक से बीच में ही रुक गई थी। भले ही सब दवाइयों की नीलामी हो गई थी, लेकिन कुछ आत्मिक पत्थर बच गए थे और वो उसको अगली ऑक्शन के लिए रोकने को तैयार हो गए थे। जब आदित्य ने दुष्यंत को ऑक्शन हाउस में देखा तो उसका चेहरा अब भी पीला पड़ रहा था, मगर वो तब भी उनके आगे साथ में काम करने के बारे में पूछना नहीं भूला था। दुष्यंत ने इस बार ऑक्शन का सारा कमीशन माफ कर दिया था और उसने सारे सोने के सिक्के आदित्य को दे दिए थे। उसने सिर्फ आदित्य के उसको सपोर्ट जारी रखने को कहा था और उसने आदित्य से वादा किया था कि उसको उन सब से संतुष्टि का रिजल्ट जरूर मिलेगा। आदित्य ने जवाब दिया कि उसको वापस जाना है और वो डिस्कस करके दोबारा जवाब लेकर आएगा। दुष्यंत ने ज्यादा जोर नहीं दिया। आज ऑक्शन में जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए बड़े सरदर्द की तरह था और वो पहले आदित्य को दवाइयों की सप्लाई जारी रखने के लिए कन्विंस करने के बारे में सोच रहा था ताकि उसके मैथई ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन और फेम बढ़ जाए। लेकिन उसने अचानक से खुद को उसकी रेपुटेशन के लिए चिंतित पाया। ऑक्शन के बीच में इतने भयानक खून हो गए थे और करीब 10 लोग मर गए थे कि मैथई ऑक्शन हाउस पर बड़ी चोट थी और उसको नहीं पता था कि वो सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। अगर सिचुएशन को संभालने के लिए एकदम से कुछ नहीं किया गया तो ऑक्शन हाउस शायद आगे नहीं चल पाएगा। दुष्यंत ने अपनी उम्मीदें उस आदमी से लगाई हुई थी जो अपनी दवाई से उनके लिए काफी भीड़ लेकर आया था। आदित्य ने दुष्यंत के कोऑपरेशन के इंटरेस्ट के बारे में देविका को बताया और देविका एक पल के लिए भी हिचकिचाए बिना इसके लिए मान गई। दुष्यंत के ख्याल कोइंसिडेंटली उससे मैच कर गए थे। उसको पैसों की जरूरत थी और दुष्यंत को मैथई ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन ठीक करनी थी। वो बस साथ में अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होती हूँ। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। चारुमती गुरुकुल की छुट्टियां खत्म हो गई थी। देविका और उसके साथी वापस गुरुकुल जा रहे थे।
चारुमती गुरुकुल के शिष्यों के जाने के बाद मैथिली में हलचल शांत हो गई थी और वहां की गलियां अचानक से खाली और शांत हो गई थी। मगर अगले महीने एक बार फिर से सारी हलचल वापस आ जाएगी। तनुष और बाकी सब ब्रांच डिवीजन पहुंच गए थे और देविका आरुष के साथ चारुमती गुरुकुल की मेन ब्रांच में कदम रख ही रही थी। और जब देविका ने चारुमती गुरुकुल में अपना पहला कदम रखा तो उसने देखा कि तिरस्कार और नफरत से भरी कई नजरें उसे देख रही थी। कुछ शिष्य छुट्टी में गुरुकुल में ही रहे थे और जो शिष्य मैथिली गए थे उनकी तुलना में वहां पर रुकने वाले शिष्यों में से अलग वाइब्स निकल रही थी। देविका को देखकर वो लोग जो पहले उसको इग्नोर करते थे वो अब उसको निंदा और नफरत से भरी नजरों से देखने लगे थे। उनकी नफरत से भरी नजरें इतनी ऑब्वियस थी कि हमेशा शांत और कूल रहने वाली देविका की आंखों में बदलाव आ गया था। देविका के आने पर गुरुकुल की हवा बदलकर थोड़ी कठोर हो गई थी। देविका आरुष के साथ चल रही थी और बाकी के शिष्य जिनके पास से वो जा रहे थे वो उसको दुश्मनी और तिरस्कार से भरी नजरों से देख रही थी। क्या हो गया था? देविका को ऐसा लग रहा था जैसे इन कुछ दिनों में जब वो बाहर रही थी तो कुछ हुआ था और वो सब शिष्य उसको जहर से भरी नजरों से क्यों देख रहे थे। आरुष भी गुरुकुल में अजीब माहौल महसूस कर सकता था। उसने देविका को अपने साथ खींचा और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्दी से अपनी कुटिया में वापस जाना चाहता था। उन्होंने अपना पहला कदम कुटिया में रखा ही था तभी सौरभ, जिसको उनके वापस आने की खबर मिल गई थी, वो जल्दी से उनके पास आ गया था। भैया, क्या गुरुकुल में कुछ हुआ है? आरुष का चेहरा कंफ्यूज लग रहा था। उसने देविका पर पड़ रही उन सब नजरों को नोटिस किया था। सौरभ को असल में आरुष से ज्यादा चिंता थी और वो शांत देविका को देख रहा था। उसके माथे पर हल्का सा पसीना आ गया था। इन कुछ दिनों में जब तुम यहाँ पर नहीं थे किसी ने ये खबर फैला दी कि शाश्वत की मौत का कनेक्शन तुमसे है। सौरभ का एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल था मगर असल में फैले हुए र्यूमर्स इससे भी ज्यादा दुर्भावना से भरे हुए थे। किसी तरह से किसी को पता चल गया कि शिकार के बीच में शाश्वत ने टीम बदल ली थी और वो देविका की टीम में चला गया था और उसके बाद शाश्वत का नाम अचानक से उस लिस्ट में आ गया था जिसमें उन शिष्यों का नाम था जिन्होंने शिकार में अपनी जान गंवा दी थी। शिकार के समय में मौत होना नॉर्मल देखा जाता था और कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था कि किसने अपनी जान गंवाई। मगर शाश्वत की पहचान औरों से अलग थी। वो इकलौता शिष्य था जिसको इस साल आत्मिक शक्ति के इलाज की फैकल्टी में चुना गया था और उसको और बाकी शिष्यों से काफी अटेंशन मिली थी। उसकी मौत के बारे में कई शिष्यों को पता चल गया था। कुछ खुश थे जबकि बाकी सबको सिंपैथी थी। आखिर में शिकार के समय में हुई वो ट्रेजेडी धूमिल याद बनने वाली थी। तभी अचानक से एक खबर गुरुकुल में फैल गई थी। शाश्वत की मौत से देविका का सीधे तौर पर कुछ लेना देना था। जब शिकार शुरू हुआ था तो शाश्वत ओरिजिनली दूसरी टीम में था। वो शिकार के बीच में देविका और सौरभ की टीम से मिला और ये कहा गया कि देविका ने अचानक से शाश्वत को सौरभ की टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। देविका की इतनी उदारता को शाश्वत मना नहीं कर पाया और उसने जबरदस्ती वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया और देविका की टीम में आने के कुछ समय के बाद ही वो जंगल में अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में मर गया। र्यूमर्स में एक पॉइंट को छोड़कर पूरी तरह से सच्चाई थी और वो ये कि देविका ने शाश्वत को इनवाइट नहीं किया था बल्कि शाश्वत ने ही उनकी टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी। मगर इस छोटे से ट्विस्ट से गुरुकुल के ज्यादातर शिष्य गलत निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। देविका और शाश्वत के बीच में गुरुकुल में जो कुछ भी हुआ था वो सब ने देखा था और सब शिष्य जानते थे कि वो एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन थे। शिकार के दौरान इस विश्वास के साथ कि कार्तिक ने शाश्वत को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। शिकार के दौरान इस विश्वास के साथ कि कार्तिक ने शाश्वत को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। जो कॉम्प्लिकेशंस आए थे इससे लोगों को विश्वास हो गया था कि कार्तिक की इंटेंशंस उतनी सिंपल नहीं थी जितनी लग रही थी और शाश्वत की टीम ज्वाइन करने के थोड़े समय में ही वो जंगल में मर गया था। और कार्तिक के टीम के बाकी सभी मेंबर्स में सिर्फ शाश्वत ही जिसने बीच में टीम ज्वाइन की थी वो मर गया था, जबकि ब्रांच डिवीजन के सभी शिष्य बिना किसी खरोच के वापस आ गए थे। इस अनयूजुअल सिचुएशन से बाकी के सभी शिष्यों को काफी संदेह हो रहा था। शाश्वत को जरूर कार्तिक ने ही मारा था। कार्तिक जरूर उसको शुरुआत से ही मारना चाहता था। सौरभ चिंतित होकर देविका को देख रहा था। वो र्यूमर्स गुरुकुल में जंगल में आग की तरह फैले थे और कोइंसिडेंस से देविका गुरुकुल में नहीं थी। सौरभ ने उन दुर्भावना से भरे र्यूमर्स को दबाने की अपनी पूरी कोशिश की थी मगर वो इसमें नाकामयाब रहा था।
र्यूमर्स काफी तेजी से फैल रहे थे और सबको इस बात पर विश्वास हो रहा था कि कार्तिक ने शाश्वत को जेलसी और नफरत की वजह से मारा है। अपने साथी शिष्य को मारने के र्यूमर्स का प्रभाव और डैमेज से बड़ी उलझन हो गई थी। बिल्कुल वैसे जैसे जब रजत गया था तो उसने साक्षी पर सिर्फ साथी शिष्य को मारने की साजिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि वो कामयाब नहीं हुई थी, मगर साक्षी की रेपुटेशन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई थी। और अब जब कार्तिक को खूनी बताया जा रहा था जिसने कि अपने साथी शिष्य का खून किया था और ये सच था कि शाश्वत वाकई मर गया था, इससे लोगों की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा बुरी थी। अगर किसी शिष्य को घिनौना और उसके मॉरल्स में कमी बता दी जाए तो उसको जरूर कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, मगर अगर पता चले कि किसी शिष्य की अपने साथी शिष्य को जान से मारने की इंटेंशन है और वो शिष्य सच में मर गया तो मैटर की गंभीरता काफी बढ़ जाती है। हाल के दिनों में ये बातें चल रही थीं कि कार्तिक को जरूर चारुमती गुरुकुल से निकाल देना चाहिए और ये बातें धनंजय के कान तक पहुंच गई थी। देविका शांति से सुन रही थी और उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। कार्तिक, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? सौरभ जानता था कि देविका के अपने खुद के आइडियाज हैं और वो ये प्रार्थना कर रहा था कि वो चीजों को बदलने में कामयाब हो जाए। देविका ने धीरे से सौरभ को देखा और उसने जवाब देते हुए कहा, वो जो कह रहे हैं सच है, मैंने उसको मारा है। हालांकि र्यूमर्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और सच ये था कि र्यूमर्स वो नहीं थे जो सच में हुआ था, मगर वो सच जिसको सक्सेसफुली छुपा दिया गया था उसमें छिपे हुए हाथों ने हेरफेर कर दिया था और पूरे चारुमती गुरुकुल में कहानी में और नमक मिर्च डालकर पेश किया गया था और उन्होंने उसको घिनौना दुष्ट बना दिया था जो कि पोजीशन चुराने में नाकामयाब होने पर शाश्वत के लिए नफरत पालने लगी थी। भले ही देविका ने वाकई शाश्वत को मारा था, मगर उसके पीछे की वजह उतनी शेमफुल नहीं थी जितनी र्यूमर्स में कही जा रही थी। देविका का जवाब सुनकर सौरभ को उससे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। हाँ, शाश्वत को देविका ने मारा था, मगर उसके पीछे की असली वजह ये नहीं थी कि वो उससे नफरत करती थी। मगर सच वो नहीं है जो सब कह रहे हैं। क्या तुम खुद को उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो? इस बार ये आरोप काफी गंभीर है। भले ही जो कुछ भी कहा जा रहा है मेरे पिता उसको थोड़ा दबा सकते हैं, मगर अगर ये सब चलता रहा। सौरभ फ्रस्ट्रेशन से अपना सर खुजा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि देविका अब भी इतना शांत कैसे थी। क्या वो अपनी रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी? चारुमती गुरुकुल के सारे शिष्य एस्टीम्ड बैकग्राउंड्स और एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज से थे। अगर ये र्यूमर लीक हो गया और भी ज्यादा फैल गया तो इससे उसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को काफी नुकसान पहुंचेगा। सौरभ को काफी चिंता हो रही थी, मगर इस पूरे एपिसोड में विक्टिम खुद से पूरी तरह शांत था। अगर वो इस बात को और फैलाना चाहते हैं तो उन्हें फैलाने दो। मैंने ये करने की हिम्मत की है और मुझे नेचुरली पता है कि मुझे ये कैसे हैंडल करना है, मगर वो समय अभी आया नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इन र्यूमर्स के पीछे किसके हाथ छुपे हुए हैं। देविका की आईब्रोज थोड़ी सी ऊपर उठी। उस पर कभी भी र्यूमर्स से कोई असर नहीं पड़ा था। उसका दोबारा जन्म होने के बाद जब वो राज्य में थी तो उसके बारे में तब भी कई अफवाहें उड़ी थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द हाजिर होती हूँ। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आगे के एपिसोड्स लॉक्ड हैं और कहानी के आगे के एपिसोड्स का लुत्फ उठाने के